हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल अस्किम स्टडी वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत मस्त होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी एकदम चक चकुआ तरीके से गुरुदेव कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जो महाभारत बैच से जुड़े हुए बच्चों के लिए महत्वपूर्ण जो मैं सूचना दे दूं कि देखिएगा, वहां पे अभी कुछ सब्जेक्ट के बाकी रह गए थे। मैं बता दूं थोड़ा सा, जो बच्चे जुड़े होंगे कमेंट करेंगे ना, तो बता दूं। देखिएगा, हिंदी और बायोलॉजी की लाइव क्लास के दौरान लाइव क्लास करवा करवा के आपका पूरा का पूरा खत्म कर दिया गया है, बायोलॉजी और हिंदी। अब बचा था सर फिजिक्स। तो फिजिक्स का वहां पे आपको 4 सेट आपको वीडियो और 6 सेट आपका पूरा पेपर अपलोड है। आज ये 3 और अपलोड हो जाएगा। 3 सेट यानी 7 सेट पूरा हो जाएगा और वहीं पे 1 सेट आज यानी 7 सेट पूरा। तो फिजिक्स आज रात तक पूरा महाभारत बैच में कंप्लीट कर दिया जाएगा। इतना चैलेंज करते जो महाभारत बैच में बच्चे सेट लिए हैं वो उतने सेट से बाहर नहीं आएगा। हाँ, टेंशन ना लो, उतना कंप्लीट हो जाएगा। बाकी यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, काम खत्म। वहीं पर अगर हम बात करें सर केमिस्ट्री की, तो जो सर अपना केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री का कल आपको 3 सेट मिलेगा। 1 सेट ऑलरेडी आपको मिल चुका है, वीडियो प्लस पीडीएफ आपका 1 सेट मिला हुआ है। 3 सेट आपको कल सुबह में, 3 सेट वीडियो 3 सेट पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। बच्चे का 3 सेट वो आपका परसों सुबह तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। फिर बात करेंगे इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपके 3 सेट मिले हुए हैं। हम आपको 4 सेट आपको दे देंगे, ठीक है ना, खत्म। मतलब कि आपका खत्म हो जाएगा। फिर आएगा आपका आर्ट का, तो आर्ट के बच्चे का साहित्यिक हिंदी रहेगा, क्योंकि इंग्लिश तो खत्म ही हो जाएगा। साहित्यिक हिंदी और कुछ सिविक्स और एक और पेपर बचा हुआ है, वो मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा 20 जनवरी से पहले। चिंता मत करिएगा, ठीक है ना। तो जो बच्चे महाभारत बैच से जुड़े, एक बार वीडियो को ठोक कर लाइक कर दीजिए। बाकी जो बच्चे नए, बिल्कुल आपका स्वागत है। और यूट्यूब पे तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन महाभारत बैच में सेपरेट चीजें मिल जाएंगी। जो बच्चे नहीं जुड़े तो जाइए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। महाभारत बैच जुड़े मात्र 101 रुपए में, गारंटी है सर उस गेस्ट पेपर सर बाहर नहीं आएगा। बाकी यूट्यूब पे तो सीएम है ये पूरी तैयारी करवाने के लिए, चिंता नहीं करने का, ठीक ना। तो आज का सर पेपर कोड होने वाला 347 जीई अपना सर पेपर कोड है। ये गेस्ट पेपर है, एक बात ध्यान देना। अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम आपका गेस्ट पेपर है। 100% फंसने वाले सर आपको हम प्रश्नों कराएंगे, बिल्कुल चिंता मत करेगा। बात करें करजवा केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री जो 70 नंबर का है, पास होने के लिए केवल आपको 23 नंबर की जरूरत पड़ेगी सर। केमिस्ट्री में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए सर? केवल केवल मात्र और मात्र आपको 23 नंबर की जरूरत पड़ेगी। ये 23 नंबर मैं आपको दिलवा दूंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहिएगा। ये जो यहाँ पे आपका 23 नंबर है, आपको मैं फ्री में दिलवा दूंगा। पास तो हो जाएंगे, लेकिन सर बात होती है ना, कुछ कर दिखाने का। कुछ कर दिखाने जो हौसला है वो आपको लाना पड़ेगा। और वो आपको कब आएगा? जब हमारे द्वारा जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे कंटेंट है, आप पूरा तैयार कर लीजिए। चैलेंज करते हैं सर, एक भी बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है। अपने दोस्तों के साथ यार एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, तब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। और एक चीज और, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एसके मिस्टडी जरूर ज्वाइन करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और टेक्निकल इशू होने के कारण थोड़ा लाइव क्लास नहीं आ पा रही है, जल्द ही जल्द हम लोग शेड्यूल कर देंगे लाइव क्लास करवाना, चिंता मत करिएगा। विद इन 4 डेज के अंदर, 4 to 5 डेज जो आपको सर समय दिया जाएगा। पेपर में 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य रहेगा और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष आपको दिए गए हैं। गणात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त आपको पद देना है। प्रश्नों के प्रासंगिक आपको उत्तर लिखना है। और यहाँ पे सीधा बोल रहा है, जहां आवश्यक हो आप लोग केमिकल इक्वेशन, बोले तो रासायनिक आपको समीकरण भी देना है। केमिस्ट्री से डर लगता है, चिंता ना करो, मैं हूं, पूरा करवा देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज में चला के एकदम सब कुछ करवा दूंगा। हम आपको सिलेक्टेड चीजें पेपर से पहले सर, हम आपको सिलेक्टेड चीजें यूट्यूब पे प्रोवाइड कर देंगे, पढ़ के चले जाना। गारंटी है सर, एक भी बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, याद रखिएगा। सबसे पहला यहाँ पे आपका जो रहेगा, ये आपका पहला का 6 अंक जो आपके रहने वाले हैं, ये आपके क्या रहने वाले सर? ये आपके बहुविकल्पी रहेंगे। क्या रहेंगे? बहुविकल्पी रहेंगे। बहुविकल्पी 3 प्रकार से बनेगा। या तो वो डायरेक्ट यूनिट बेसिस पे पूछ लेगा, चलिए प्रथम कोटि की अपक्रिया का मात्रक बताइए, या फिर दे देगा ठीक है इसका आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, उपसर्ग संख्या पूछ लेगा, या फिर आपका कोई केमिकल इक्वेशन से पूछ लेगा, या फिर कोई न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, जिस टाइप के बन सकते हैं बोर्ड में, वो मैं सारे सिलेक्ट करके आपको लेकर आया हूँ। बाकी महाभारत बैच में तो आपको मिल ही गया है सारा चीजें, तो टेंशन नहीं लेना। यूट्यूब पे महाभारत बैच में मिल के एकदम कसम से जो तैयारी कर लिया है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है।
आप जब पढ़ लेंगे ना तो ऐसा लगेगा अरे ये तो पढ़े हैं, ऐसा आपको लगना फील होना शुरू हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में आपको क्या करना है सर, लिखना है। क्या करना है सर, ये आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। सबसे पहला क प्रश्न है क्या यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na+ यानी कि सोडियम आयन की समन्वय संख्या सर कितनी होगी। तो सोडियम आयन की जो समन्वय संख्या होगी सर वो कितनी होगी, 6 होगी। अब कहेंगे ये गुरुदेव कब आया है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में आपके आया हुआ है, और जो रिपीटेड है मैं वही करवा रहा हूं। तो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम की जो समन्वय संख्या है सर कितनी होती है, प्रायः 6 होती है। ये दिमाग में नोट कर लीजिएगा। समझ में आया क्या, एक एक क्वेश्चन आपको समझना है, जो जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा एक एक अब आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चन समझना है। छोड़ेंगे पछताएंगे, छोड़ना नहीं है सर, हमें सारे क्वेश्चन को सर हल करना है, कुछ भी हो जाएगा सर अपना जान जोखिम में डाल के सब तैयारी करेंगे। एक महीने में गुरुदेव प्राण नहीं निकल जाएंगे हमारे, निकल जाएंगे क्या, नहीं निकल जाएंगे ना, तो सर अपने आप को सर आग में तपाना है। जितना आज हम लोग अपने आप को तपाएंगे उतना ही सर आगे बढ़ेंगे, ये बात आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ पे आपका ख नंबर वाला है, S3PO4 में S3PO4 के 1 मोल विलयन की नार्मलता कितनी होती है। मैं आपको बताया था सर, आपका ये क्या आपका न्यूमेरिकल बेसिस पे क्वेश्चन है। तो न्यूमेरिकल बेसिस पे क्वेश्चन बनता है, बोले तो सर सवाल, क्या है सर, सवाल ऑन योर डिमांड, ऑन योर डिमांड। अगर आपको कहेंगे तो इसका हम ऑब्जेक्टिव भी फुल सॉल्व करके दे देंगे, चिंता मत करिएगा, ठीक ना, लेकिन टाइम कम होने की वजह से ठीक कर दे रहे हैं, बट अगर ऑन योर डिमांड देन यहाँ पे इसका सॉल्व भी दे देंगे। आपका कमेंट बॉक्स में छपना चाहिए न्यूमेरिकल का सर योगदान कितना रहेगा, 10 अंकों तक रहेगा क्लास 12 केमिस्ट्री के पेपर में। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप बहुत ज्यादा परेशान भी मत होइएगा, बहुत ज्यादा घबराइएगा भी मत, क्योंकि इसका जो आपका सवाल का योगदान होने वाला है सर 10 नंबर तक होने वाला है, 10 नंबर के अंदर ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो सर इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। अगला है यहाँ पे आपका 5 लीटर और 2 मोल NaOH विलयन बनाने के लिए आवश्यक NaOH के मोलों की सर संख्या कितनी होगी, तो सर होगी मोलों की संख्या सर 10 होगी। कितनी होगी सर जी, 10 होगी, ठीक। अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है कि 4 धातु ABCD के मानक ऑक्सीकरण विभव क्रमशः 1.5 वोल्ट, -2.0 वोल्ट, +8.84 वोल्ट तथा -0.36 वोल्ट है। तो इन धातुओं की क्रियाशील का बढ़ता क्रम है। सर बढ़ता क्रम क्या हो जाएगा, सबसे पहला जो क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम क्या होगा सर जी, ए होगा। क्या होगा, ए होगा। उसके बाद आपका क्या होने वाला, सी सर कितना है, सी यहाँ पे देखेंगे ये प्लस में है, देखिएगा कैसे सर जी, सबसे ज्यादा सर ऑक्सीकरण संख्या किसकी है सर, प्लस में है, +1.5 ये है। उसके बाद सर कितनी है, वो 2 माइनस में, फिर उसके बाद कितना है सर, यहाँ पे सी है, किसकी है, सी है। फिर आपका देखिए यहाँ पे सी है, ए है, फिर इससे ये है, ठीक, इससे ये है। फिर इसके बाद यहाँ देखेंगे अब इससे छोटा कौन हो सकता है, क्या -2 या फिर नहीं सर ये वाला, क्योंकि ये आपका कम है, तो आपका क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ए इज लेस देन सी इज लेस देन डी इज लेस देन बी, यानी कि लिख सकते हैं बी इज ग्रेटर देन डी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन ए, यानी कि ए सबसे छोटा है, बी सबसे बड़ा है, क्योंकि जो सबसे माइनस में ज्यादा रहेगा, जो सबसे माइनस में ज्यादा रहेगा उसका ऑक्सीकरण विभव क्या होगा, क्रियाशीलता सबसे ज्यादा रहने वाला है। अगला यहाँ पे आपका है प्रश्न, प्रश्न क्या है ध्यान दीजिएगा, रट लो भैया, तैयार कर लो एकदम, चपुआ वाले क्वेश्चन एकदम कत्तई जहर वाले सब एकदम छपने वाले 8 मार्च के वाले क्वेश्चन है सर, यहाँ पे निकाल लो, निकाल लो क्वेश्चन बैंक, चैलेंज करते सर, मिला लो, हर एक क्वेश्चन सर आपके छपे हुए पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। प्रश्न क्या पे, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और अर्ध आयु काल में संबंध लिखिए। तो जो प्रथम कोट अभिक्रिया होती है उसका सर यहाँ पे अर्ध आयु काल और वेग स्थिरांक में संबंध लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है, फॉर्मूला, इसको क्या बोलते हैं सर, सूत्र बोलते हैं, किसके, वेग स्थिरांक और अर्ध आयु काल में संबंध का मतलब आपको सूत्र बताना है सर। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, क्या ये वाला हो जाएगा, नहीं गुरुदेव ये भी नहीं होगा,
तो कौन होगा आपका? बी वाला होगा? नहीं गुरुदेव, बी वाला भी नहीं होगा। क्या ये होगा? नहीं गुरुदेव, ये भी नहीं, तो ये भी नहीं, तो होगा कब भैया? ऊपर वाला होगा, ए वाला ही होगा। टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा? टी 1.2 है, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा? टी हाफ रहेगा। क्या होगा सर? टी हाफ। क्या रहेगा यहाँ पे? टी हाफ बराबर 0.693 अपान के। टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा? ये 1.2 है, बट यहाँ पे हाफ रहेगा। टी हाफ बराबर, टी हाफ मतलब ऐसे, टी हाफ 1/2, समझ आ रहा है ना? कितना हो जाएगा? 0.693 अपान की। अब ये कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव में ना देखे सर, अति लघुत्तरी में प्रश्न पूछ लिया तो कैसे करेंगे? सेम टू सेम यार, कुछ भी नहीं, हम सब तैयार कर लेंगे। तो टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा? 0.93 अपान के हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, इसमें कौन सा धनावेशित सॉल्व बनाता है? सर जो धनावेशित सॉल्व बनाता है वो FeOH का होल थ्राइस, ना AS2S3 बनाता है, ना स्टार्च बनाता है, ना ही ब्लड रक्त, बल्कि क्या बनाता है? FeOH का जो होल थ्राइस होता है ये अपना धनावेशित क्या बनाता है सर? सॉल्व बनाता है, धनावेशित सॉल्व बनाता है। मतलब भैया अगला प्रश्न यहाँ पे है, क्या है दूसरा? रॉक सॉल्ट यानी कि NaCl। रॉक सॉल्ट गुरुदेव बोले तो सोडियम क्लोराइड, अरे खाने वाला नमक, इका है बेटा, इका है बेटा, ये खाने वाला नमक है। क्या है आपका? नमक है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सोडियम। और क्या बोलते हैं सर? क्लोराइड बोला जाता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सर फॉर्मूला क्या होता है? NaCl होता है। में Na प्लस व Cl की समन्वय संख्याएं क्या है? मैंने बोला था ना सर, समन्वय संख्या, समन्वय संख्या। तो सर यहाँ पे रॉक सॉल्ट में Na प्लस व Cl आयन की जो समन्वय संख्या कितनी होगी? 6 होगी, 6 होगी। अब इसी से एक ऑब्जेक्टिव ऊपर बना हुआ था, ये पेपर में छपा हुआ है। ऊपर आएंगे तो यहाँ पे पूछा हुआ है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na की आयन की समन्वय संख्या। तो यहाँ पे भी 6, तो कहाँ बदल जाएगा क्या? वहां पे बदल जाएगा। अगर यहाँ पे 6 तो वहां पे भी 6 रहेगा ना। तो एग्जामिनर जो है ना आपका ऑब्जेक्टिव से भी वही प्रश्न उठा सकता है, अति लघुत्तरी से भी प्रश्न उठा सकता है। डरने की जरूरत नहीं। अगर डर गए तो भैया हार गए, अगर डर गए करेजबा तो हार गए। तो डरने की जरूरत बिल्कुल भी करेजा नहीं है, डरने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ये बात दिमाग में एकदम याद रखिएगा। डर गए तो सर हार गए, तो डरने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया कि मेरी बातें समझ आई सर? बिल्कुल सर समझ में आया। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न देखो। अगला यहाँ पे प्रश्न 2-2 नंबर के हैं, 2-2 नंबर के, 2-2 नंबर के। बहुत प्यार से आंसर देना है, बहुत परेशान नहीं होना है। मोल प्रभाव से आप क्या समझते हैं? अब इसका वो बोला है सर जी क्या? परिभाषा। क्या बोला है करे जवाब? परिभाषा बोला है। क्या बोला है? परिभाषा बोला है। तो मोल प्रभाव से आप क्या समझते हैं, वो यहाँ पे परिभाषा बोला है। अथवा पेपर में बन सकता है, क्या वो बन सकता है? मोल अंश को उदाहरण से समझाइए। मोल प्रभाव से आप क्या समझते हैं? अथवा में मोल अंश को उदाहरण सहित आपको समझाना है कि मोल अंश भैया होता क्या है, किसे कहते हैं सर मोल अंश। यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ के मोल और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस पदार्थ का मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। पेपर में आएगा मोल प्रभाज पूछे या फिर पूछे गुरुदेव मोल अंश, मोल प्रभाज पूछे या फिर करेगा पूछे मोल अंश, परिभाषा हमेशा एक ही छपनी चाहिए। क्या छपनी चाहिए? वो छपना चाहिए विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ के मोल और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, कुल मोलों की संख्या के अनुपात को पदार्थ का मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। पदार्थ का क्या कहते हैं? मोल प्रभाज बोलते हैं, या फिर बोलिए आप लोग मोल अंश बोलिए, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए यानी बोले तो इसका आप लिख सकते हैं गुरुदेव सूत्र, सूत्र करेजा क्या लिख सकते हैं? विलेय का मोल प्रभाज बराबर, विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलेय के कुल मोल, कुल मोलों की संख्या यानी कि n प्लस कैपिटल N, विलेय के मोल की संख्या बटे विलयन के कुल मोल की संख्या। यानी कि विलयन में क्या क्या आएगा गुरुदेव? अरे विलायक आएगा, क्या आएगा? विलायक आएगा, और क्या आएगा? विलेय आएगा, और क्या आएगा आपका? विलेय आएगा। तो विलायक के मोलों की संख्या और विलेय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं?
विलयन के मोलों की संख्या या विलयन के कुल मोलों की संख्या। ये हमारा एन क्या है? विलेय के मोल। कैपिटल एन क्या है? विलायक के मोल। समझ में आया क्या? एक बार समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो यार। गुरुदेव क्या बताइए आप लोगों के, ये जो आपकी मुस्कान है सर ना, बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहा करिए। जितना सर आप मुस्कुराएंगे ना, उतना ज्यादा आपके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। स्ट्रेस नहीं लेना है। जितना करना था कर ले, मिलाई लो। आप हर एक क्वेश्चन मिलाई लो, आप लोग सर पूरा क्वेश्चन पाओगे छपा हुआ। ऐसा नहीं कि अपने मन से हम कुछ लाते हैं यहाँ पे पढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं करते सर, ठीक है ना। और हाँ, महाभारत बैच में जो सेट दिए हैं, ज्यादा नहीं, 7 सेट है यार। जो आप लोग अनसॉल्व खरीदते हो मार्केट से ना, खरीदते हो कि नहीं? वहां पे क्या है कि रिपीटेड, सभी में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। बट मैंने सर एक एक क्वेश्चन को चॉइस करके आपको दिया है, ढूंढ ढूंढ के, मेहनत करके। तो आप ले सकते हैं हमारा, और गारंटी सर हर क्वेश्चन फंसेगा वहां से। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन, आप अपना एप्लीकेशन महाभारत बैच डाउनलोड करिए, पढ़िए एकदम मस्त से। और कसम सर यूट्यूब पे सर एकदम धमाके तरीके से पढ़ाएंगे, चिंता ना करो, मजा आएगा सर एकदम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ करिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न यहाँ पे अगला है, प्रतिपरासरण क्या है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? सर प्रतिपरासरण किसे कहते हैं और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? ये सर विलियन जो आपका है ना चैप्टर सॉल्यूशन, वहां से ये लिया गया है क्वेश्चन। और 2 नंबर का पेपरवा में आया हुआ है। कितने नंबर का सर? 2 नंबर का पेपर में आपके आया हुआ है। चलिए देख लेते हैं सर जी यहाँ पे। यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाए, तब विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करने लगते हैं। बात ध्यान देना, यदि विलयन पर परासरण दाब लगा दिया जाए, यदि विलयन पर परासरण दाब लगा दिया जाए, तब विलायक के अणु, विलायक के अणु जो घोले हुए हैं, अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूं कम सांद्रता क्या है और अधिक सांद्रता क्या है। इसमें आपने पानी डाला है, चीनी पानी डाला है, ठीक है ना, चीनी पानी डाला है। अब ये देखेंगे ये आपका कम गाढ़ा है, क्या है? कम गाढ़ा है। और ये क्या है आपका? अधिक गाढ़ा है। ध्यान देना, क्या है सर? अधिक गाढ़ा है। तो जो सर कम गाढ़ा है ये कम सांद्र है, और जो अधिक गाढ़ा है वो अधिक सांद्र है। वो क्या है? अधिक सांद्र है। तो इसमें जो विलायक के अणु होते हैं वो अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या करने लगते हैं सर? गति करने लगते हैं, भागने लगते हैं। क्योंकि यह क्रिया परासरण के विपरीत है। और यह क्रिया कैसी होती है सर? परासरण के विपरीत होती है, इसीलिए इसे हम लोग प्रतिपरासरण कहते हैं। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिपरासरण कहते हैं। अब करे जवाब, ये अगर प्रश्न पेपर में बना तो आप लोग आंसर दे देंगे कि नहीं? हाँ गुरुदेव दे देंगे। यही आपके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। तो ध्यान देना, क्या देंगे? क्या देंगे इसका आंसर? यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाए, तब विलायक के जो अणु होते हैं अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करने लगते हैं। क्योंकि यह क्रिया परासरण दाब के विपरीत है, इसीलिए इसे प्रतिपरासरण कहते हैं। और इसका उपयोग घरेलू पेयजल के शोधन में, यानी कि आरओ सिस्टम में किया जाता है। तो जो अपने घर में आरओ सिस्टम लगा होता है, जो हम लोग पनिया नहीं पीते, अभी हम जो पानी पीते हैं ये आरओ का पानी होता है। ये क्या होता है सर? आरओ का फिल्टर पानी है। अब जो आरओ का इसमें फिल्टर पानी भरा है, वो सर फिल्टर कैसे हुआ है? इसी से प्रतिपरासरण दाब की क्रिया के द्वारा ही हमारा जो सर जी पानी होता है वो फिल्टर होता है। मतलब कुल मिला के जो गाढ़ा है, वो बहुत सारे गाढ़ा पानी कब होगा? जब उसमें कहीं ना कहीं अशुद्धियां घुली होंगी। आप जल ले लीजिए और उसमें क्या करिए, आप मिट्टी डाल दीजिए, घोल दीजिए, सर गाढ़ा हो जाएगा। अभी बहुत पतला था और हल्का मोटा हो जाएगा। आप मिट्टी डालेंगे, मोटा होगा ना, गाढ़ा हो जाएगा ना। अभी मिट्टी को छान दीजिए, बहुत पतला हो जाएगा। तो इसमें जो विलायक के अणु होते हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। क्योंकि यह क्रिया परासरण के क्या होता है? विपरीत होता है, इसीलिए इसे प्रतिपरासरण कहते हैं। अच्छा गुरुदेव, यहाँ पे लाइन आया है परासरण के विपरीत, इसका क्या मतलब है? यानी परासरण की क्रिया में कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर करते हैं, बट प्रतिपरासरण से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। समझ में आया क्या? अब समझ में आ गया ना? हाँ गुरुदेव बिल्कुल समझ आ गया। यानी प्रतिपरासरण में जो विलयन के
विलायक जो विलयन में विलायक के अणु होते हैं प्रतिपरासरण में, अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता विलयन की ओर गति करते हैं। बट वहीं पर अगर हम बात करें परासरण की क्रिया में कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, उसे हम लोग प्रतिपरासरण कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं सर? प्रतिपरासरण कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं सर? इसका उपयोग घरेलू पेयजल के शोधन आरओ सिस्टम में हम लोग करते हैं। अगला करेजा यहाँ पे प्रश्न है, क्या प्रश्न है यहाँ पे? निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संभव है? सर इसमें से कौन सी अभिक्रिया संभव है? हाँ, इसमें से कौन सी अभिक्रिया संभव है? तो हमारा ये भी नहीं संभव है, ये भी नहीं संभव है, बट ये भी नहीं संभव है। तो सर संभव कौन सी है हमारी? सॉरी, ये भी नहीं संभव है, और तो सर संभव कौन सी है? तो इसमें जो सर संभव है अभिक्रिया, हाँ, संभव कौन सी सर? सेकेंड वाली संभव है। अच्छा, सेकेंड वाली क्यों संभव है? सेकेंड वाली क्यों संभव है? आप जरा वो देखिए। इसमें इसलिए संभव है क्योंकि क्योंकि दूसरी अभिक्रिया इसलिए संभव है क्योंकि Cu विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है, जबकि हमारे एसियन हाइड्रोजन से क्या है? ऊपर है। ये हमारा देखिएगा, हम कहना क्या चाहते हैं, जब विद्युत रासायनिक श्रेणी वाला आप चैप्टर पढ़े रहेंगे तभी इसका आंसर दे पाएंगे। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में अगर देखेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी वाला पूरा आप रट लीजिएगा, किताब में आपके पास होगा। जब उसको रट लेंगे तो ये आप रिएक्शन दे सकते हैं। ये रिएक्शन है, ये आपका क्या है सर? रिएक्शन है। इस प्रकार से मतलब जब SnO प्लस H2 से क्रिया करेगा तो Sn प्लस H2 बनाएगा, CuO प्लस H2 से क्रिया करेगा Cu प्लस H2 बनाएगा। तो हमारा कभी भी ये रिएक्शन संपूर्ण नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भैया इसलिए Sn H2 से क्रिया नहीं करेगी, क्योंकि हमारा जो Sn है हाइड्रोजन से ऊपर है, तो क्रिया करेगी क्या? नहीं करेगी। लेकिन कॉपर क्रिया करेगा क्योंकि यह हाइड्रोजन से नीचे है। अर्थात इसमें केवल दूसरी अभिक्रिया संभव है क्योंकि Cu वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है, जबकि Sn हाइड्रोजन से क्या है? ऊपर है। बस। अगला यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ध्यान देना। यहाँ पे ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, ठीक। अगला यहाँ पे आपका, अगला आपका तीसरे का क प्रश्न है। क्या बोल रहा है? ध्यान देना। तीसरे का क प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पे? तापीय गुणांक क्या है? सर तापीय गुणांक क्या होता है और अभिक्रिया के वेग से इसका क्या संबंध है? सर तापीय गुणांक क्या होता है और अभिक्रिया के वेग से आखिरकार तापीय गुणांक सर मतलब कि यहाँ पे इसका क्या संबंध होता है? ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, 2 नंबर का पेपर में आया हुआ है। इसको डाल सकते सर महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या डाल सकते सर? महत्वपूर्ण प्रश्न। और बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, आपके पेपर में सर बनता है। इसको आपको रिलिक कराना है, छोड़ना नहीं है। एक भी अगर आप क्वेश्चन सर छोड़ेंगे तो बाद में सर पछताने के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर बाद में ये होगा सर, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात यही है कि अगर आप कुछ भी लिखे रहेंगे पेपर में, गलत भी लिखे रहेंगे, तब भी एग्जामिनर सर नंबर देता है। आप उससे जुड़ी हुई बातों को लिख के आइएगा सर 8 मार्च के दिन। कसम से सर हर एक क्वेश्चन करके आओगे, चैलेंज हमारा है, ये शिवम का है। लेकिन आपको करके आना है, तभी आप सही से नंबर पाओगे। नहीं करके आओगे तो सर नंबर कहाँ मिलेगा? आप ही बताइए। नहीं नंबर क्या आप लिखेंगे? 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर से दो भिन्न भिन्न तापों पर वेग स्थिरांकों के अनुपात को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तापीय गुणांक कहते हैं। तो तापीय गुणांक क्या होता है? 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर से 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर से दो भिन्न भिन्न तापों पर वेग स्थिरांकों के अनुपात को क्या कहते हैं सर? तापीय गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं सर? तापीय गुणांक कहते हैं। ठीक। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? तापीय यानी कि वेग स्थिरांक का तापीय गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है T+10 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक का मान बटे T डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक का मान। T+10 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक का मान बटे T डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक का मान। और यही आपका पूरा क्या होता है? वेग स्थिरांक का तापीय गुणांक। वेग स्थिरांक का क्या करे जवाब? तापीय गुणांक कहते हैं। समझ में आया क्या? समझ में आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। स्टार पॉइंट में लिख सकते हैं, इसका मान प्रायः 2 व 3 के बीच आता है। अधिकांश अभिक्रियाओं में ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर देने पर अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। एक बात ध्यान देना, ये आप लोग याद कर सकते हैं अगर पेपर में एग्जामिनर कभी कभी दे दिया, क्योंकि अब पेपर पैटर्न सारी चीज चेंज हो रहे हैं।
तो एग्जामिनर का मूड भी सर बदलता रहता है, कुछ भी वो देता रहता है। तो इसका मान प्राय 2 से 3 के बीच आता है। अगर हम वेग स्थिरांक का तापीय गुणांक निकालेंगे तो इसको जो सर वैल्यू आएगी हमेशा अक्सर वो 2 से या 3 के बीच आएगा। और अधिकांश अभिक्रियाओं में जो ताप में अगर 10 डिग्री सेल्सियस की हम लोग क्या करते हैं सर जी, वृद्धि कर दें, तो अभिक्रिया का जो वेग होगा वो 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। यानी कि आप लोग भंडारे में खाने गए, वहां पे मिल गया गुरुदेव क्या, हाँ देसी घी, दाल, मान लीजिए दाल, सॉरी, बाटी और चोखे के साथ दावत है। अब बाटी और चोखा आपको दिया जाए, भुना वाला जो गाय के गोबर में, भैंस के गोबर में यार, अरे उपरी बना के उसको डाल के पकाते नहीं, तो दिन अगर वो आपको दे दिया जाए तो आप खाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मजा नहीं आएगा सर, जहाँ पे 4 खाना था वहां पे 2 ही खाएंगे। बट वहीं पे सर आपको देसी घी एकदम दे दिया जाए, है कि नहीं, हाँ गुरुदेव एकदम तगड़ा वाला, तो वहां पे सर आप 4 बाटी खा जाएंगे यार, एकदम एग्जाम्पल समझो ना। तो वही है, जब हम लोग अधिकांशतः अभिक्रियाओं में ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देंगे तो हमेशा उसकी जो अभिक्रिया की वेग होगी वो 2 से 3 गुना क्या हो जाएगी, तुरंत खट से बढ़ जाएगी। समझ में आया क्या? अगला अलग करे जवाब प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, वास्तविक विलयन तथा कोलाइडी विलयन में विभेद कीजिए। वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में हमें क्या करना है सर, विभेद, बोले तो अंतर लिखना है कि सर कोलाइडी विलयन क्या होते हैं और वास्तविक विलयन क्या होता है, अंतर स्पष्ट करना है। चलिए देखते हैं सर, ये सबसे पहले आप लोग वास्तविक विलयन लिखेंगे, फिर लिखेंगे कोलाइडी विलयन। अच्छा ये प्रश्न कहाँ से है, ये विलयन से प्रश्न लिया गया है। कहाँ से लिया गया, विलयन वाले चैप्टर से ये प्रश्न लिया गया। सर वास्तविक विलयन क्या होता है, लिखेंगे इसमें, वे विलयन जिनमें विलय के कणों का आकार 10 की घात -7 सेंटीमीटर से भी कम होता है उसे वास्तविक विलयन कहते हैं। ध्यान देना, वास्तविक विलयन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, वे विलयन जिसमें विलय के कणों का आकार 10 घात -7 सेंटीमीटर से भी क्या होता है सर, कम होता है। क्या होता है सर, कम होता है, उसे हम लोग वास्तविक विलयन कहते हैं। और इन कणों को अति सूक्ष्म दर्शी द्वारा नहीं देखा जा सकता, मतलब देख ही नहीं सकते इन्हें, हम लोग अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी देख नहीं सकते, उसे हम लोग क्या कहते हैं सर, वास्तविक विलयन कहते हैं। कोलाइडी विलयन क्या होते हैं, वे विलयन जिसमें विलय के कणों का आकार 10 के घाते -7 से 10 के घाते -5 सेंटीमीटर के बीच होता है उसे कोलाइडी विलयन कहते हैं। और इन कणों को अति सूक्ष्मदर्शी यानी कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। पेपर में आए सर वास्तविक विलयन कोलाइडी विलयन में अंतर आए तो आप सीधा एक ही आंसर लिख कर आइएगा सर जी, कि जो वास्तविक विलयन होते हैं ये वे विलयन होते हैं जिसमें विलय के कणों का आकार 10 घाते -7 सेंटीमीटर से भी कम होता है। मतलब 10 घाते -7 सेंटीमीटर से कम होगा, यानी कि 1/1/, अब एक के बाद 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि एक का 1 करोड़ भाग, 1 करोड़ 100वां भाग जो है, यही क्या होता है, इसका आकार होता है। सोचिए, एक आप कर ले ली 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर बहुत कम होता है। जो स्कूल आपके पास स्केल होता है ये वाला ना, ये वाला, ये इसका 1 सेंटीमीटर ये होता है, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही छोटा सा, ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, 10 मिलीमीटर। अब इसी 1 सेंटीमीटर का 1 करोड़वां भाग कर दीजिए, काट काट के, उतना बड़ा इसका आकार होता है विलियन का। किसका सर, ये वास्तविक विलियन का। वही कोलाइडी विलियन का आकार क्या होते हैं, वे विलियन जिसमें विलय के, अच्छा विलय क्या होता है, जो घुला रहता है, जैसे चीनी में पानी घुला हुआ है, जो चीनी है सर क्या, ये विलेय है, पानी क्या है, विलायक है। तो वो वे विलयन जिसमें विलय के कणों का आकार 10 घाते -7 से सेंटीमीटर से 10 घाते -5 सेंटीमीटर के बीच होता है उसे हम लोग कोलाइडी विलयन कहते हैं, या उसे हम कोलाइडी विलयन, वो कोलाइडी विलयन कहलाता है। इन कणों को अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं, बट इसे हम लोग देख नहीं सकते, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक। अगला यहाँ पे प्रश्न है, करे जवाब देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हम प्रश्नों का सीरीज करवा रहे हैं सर, पेपर में एकदम छपने वाले। जो तैयार कर लिया उद्धार हो गया, जो नहीं पढ़ पाया बाद में वही होगा सर, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समझ में आया क्या, चलिए सर ग वाला यहाँ पे, मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में क्या संबंध है। सर मोलर चालकता क्या होता है और तुल्यांकी चालकता क्या होता है, हमें सर जी अंतर स्पष्ट करना है। क्या लिखना है सर, अंतर। तो सबसे पहले आप लिखना है सर मोलर चालकता, हाँ,
और तुल्यांकी चालकता। तो यहाँ पे आपको क्या संबंध है, कुल मिला के आप इसका आप अंतर मत बताइएगा, आप फॉर्मूला लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा सर, आप इसका फॉर्मूला लिख दीजिएगा, 2 मार्क्स आपको एग्जामिनर दे देगा। ठीक, तो मोलर चालकता बराबर क्या होता है, अणुभार बटे तुल्यांकीन भार गुणित तुल्यांकी। यही क्या होता है आपका मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में सर अंतर। तो मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में अंतर क्या होता है सर जी, मोलर चालकता बराबर अणुभार बटे तुल्यांकी भार इंटू तुल्यांकी चालकता भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तुल्यांकी चालकता भी आप बोल सकते हैं, ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला इसका नोट कर लीजिएगा। समझ में आया क्या? एक यहाँ पे प्रश्न है, कुछ सॉल्व नहीं हुआ हमें लग रहा है। ये वाला प्रश्न जो है ये सॉल्व नहीं हुआ है, मैं आपको सॉल्व करने दे रहा हूं। कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए तथा ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज में विभेद लिखिए, मतलब कि आपको अंतर स्पष्ट करना है। इसमें क्या लिखना है सर आपको, अंतर। ये मैं क्वेश्चन आप पे छोड़ रहा हूं, आप इसको कर लीजिएगा। ठीक, इसको आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला यहाँ पे प्रश्न जो है वो है चौथा का क। चौथा का क सर प्रश्न क्या है, ध्यान देना। चौथा का क प्रश्न क्या है, राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम क्या है, परिभाषित कीजिए, इसकी सीमाएं भी बताइए। मतलब सर राउल्ट का वाष्पदाब का अवनमन नियम आप किसी से सर पूछ लीजिए, वो बोलेगा कि हाँ भैया राउल्ट का नियम जो है हर साल पेपर में रिपीट होता है, हर साल आता है। जब वो प्रश्न हर साल आ रहा है, क्यों ना करे, जब हम लोग उसको पढ़े, उसको तैयार करें, उसके बाद पेपर में जाए बैठे देने के लिए, है कि नहीं? हाँ एकदम तगड़ा वाला, कोनो दिक्कत नहीं, कोनो दिक्कत नहीं, लिखो भैया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सर कितने नंबर का आकर जा, 3 नंबर का। सर कितने नंबर का आएगा सर, 3 नंबर का आपके पेपर में सर आने वाला है। समझ में आया कि हाँ गुरुदेव हमें समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले जानते सर राउल्ट का नियम होता क्या है। राउल्ट का नियम होता क्या है, परिभाषा बहुत बड़ी बड़ी देखेंगे तो, लेकिन सर हम लोग वही परिभाषा देखेंगे जो हमें याद हो जाए और हम एग्जाम में लिख कर आए। समझ में आ रहा है, चलिए सर। तो राउल्ट का नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार, यानी कि राउल्ट का वाष्पदाब का अनुमान किया है नियम, इस नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, किसी विलयन के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। और यही राउल्ट का वाष्पदाब का अवनमन नियम कहलाता है। तो राउल्ट के वाष्पदाब का अवनमन नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा, किसी विलयन के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है गुरुदेव, बराबर होता है। फॉर्मूला पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर एन अपान एन माइनस कैपिटल एन। यही क्या हो जाएगा आपके राउल्ट के वाष्पदाब का फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, परिभाषा हो जाएगा। आप सीधा परिभाषा नोट करिए और इस फॉर्मूलों को अप्लाई कर दीजिए। एग्जामिनर आपको सर 3 मार्क्स, यहाँ देखिए सर 3 नंबर का है पेपर में, ये 3 नंबर है, ये क्या सर जी 3 नंबर है, 3 मार्क्स है, आपको पूरा मिल जाएगा, आपका एक भी छूटने वाला नहीं है। सर राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या क्या हैं, नोट करिए सर, राउल्ट के नियम की सर सीमाएं क्या क्या हैं, इसको आप तैयार करिए। चलिए सर हम देखते हैं कि सर राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या क्या हैं, ये देखते हैं। सबसे पहला, राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील एवं विद्युत अपघट्यों के विलयनों पर लागू होता है। राउल्ट का नियम कहां पर लागू होता है, तो जो सर राउल्ट का नियम होता है यह केवल केवल अवाष्पशील एवं विद्युत अपघट्यों के विलयनों पर लागू होता है। अवाष्पशील का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए हम कोई पानी लिए, उसको गर्म कर रहे हैं और वो क्या है सर, वो वाष्पित नहीं हो रहा है, वो वाष्पित नहीं हो रहा है, उसमें वाष्पन की क्रिया नहीं हो रहा है, तो देन वहां पे हमारा क्या सर जी, राउल्ट का नियम लागू होगा। अगर वो विलयन वाष्पित हो गया तो हमारा सर जी राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा। वहीं पर यहाँ पे सर विद्युत अपघट्य, अब सर विद्युत क्या है यहाँ पे, अनअपघट्य, मतलब कि जो धनायन और ऋण आयन में नहीं टूटते उसे क्या कहते हैं, वैद्युत अनअपघट्य कहते हैं। एक वैद्युत अपघट्य होते हैं जो धन आयन और ऋण आयन में टूट जाते हैं, उन्हें हम सर वैद्युत अपघट्य कहते हैं, और जो नहीं टूटते उसे हम वैद्युत अनअपघट्य कहते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट है
राउल्ट का नियम केवल तन विलयनों पर सफल है। मतलब कि जो राउल्ट का नियम होता है ये तन विलयनों पर क्या होता है सर, लागू होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं गुरुदेव तन विलयन होता क्या है। देखिएगा बहुत प्यार समझाएंगे, एक एक करके चलाएंगे। ये जो सीरीज चलने वाली है हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। मैं इसका प्लेलिस्ट बना दूंगा और हर एक चीज मैं आपको ऐड कर दूंगा। जैसे आज मैं इसमें जितने क्वेश्चन डिस्कशन किया, अब इसके पेपर के बाद हम लोग अगला जो पेपर इसी का अगले वाले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इस प्रकार से हम लोग सीरीज चलाएंगे, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा, मजा आएगा सब पढ़ने में। अब पूरी तैयारी करवा देंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे, एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बाहर। और इसका पीडीएफ उडीएफ ना महाभारत बैच में देखिए मिलेगा, क्योंकि टेलीग्राम पे अवेलेबल कराते हैं जो अन्य टीचर से बेच लेते हैं चोरी करके। सच में बेच लेते हैं, स्क्रीनशॉट कभी हम आपको दिखाएंगे, शेयर करेंगे। सर हम क्या बोले किसी के बारे में, बट हाँ स्टूडेंटों को उपलब्ध कराते हैं। लेकिन सर इसमें मेहनत हुआ सर, काम हुआ बैठ के रात दिन, तो देन यार थोड़ा सा होता है। बट आपको वीडियो पीडीएफ आपको मिल जाएगा उसी में, तो चिंता ना करो। महाभारत बैच से जुड़ो, गारंटी दे रहे हैं सर। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, इसका प्रिंट आउट निकाल के पढ़ डालो, पूरा काम खत्म। तो यहाँ ध्यान देना, राउल्ट का नियम केवल तन विलियन हो। तो तन विलियन का मतलब क्या होता है सर, तन विलियन का मतलब होता है गुरुदेव पतला विलियन। क्या गुरुजी, पतला विलियन। पतला विलियन का मतलब क्या है, विलियन जैसे मान लीजिए आप चीनी और पानी का घोल ले लीजिए, उस पानी में चीनी की कम मात्रा डालिए, तो विलियन कैसा होगा, पतला होगा। क्या होगा, पतला होगा। चीनी ज्यादा घोल दीजिए, विलियन मोटा हो जाएगा। तो तनु का मतलब होता है जो बहुत कम पतले होते हैं, उसे क्या कहते हैं, तन विलियन कहते हैं। तो राउल्ट का नियम तन विलियनों पर लागू होता है। जो पदार्थ विलियन में वियोजित हो जाते हैं उनके विलियनों पर राउल्ट का नियम नहीं लागू होता। अब बात ध्यान देना यहाँ पे, मतलब जो पदार्थ विलियन में वियोजित हो जाते हैं, जो पदार्थ विलियन में क्या हो जाते हैं करजवा, वियोजित हो जाते हैं। जो पदार्थ विलियन में क्या हो जाते हैं, वियोजित। वियोजित का मतलब जो एकदम से विलुप्त हो जाते हैं, विलियन में घोले नहीं कि गायब हो गए, तो उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा। बहुत ही यार तगड़ा वाला इनका नियम है। अगला है, जो पदार्थ विलियन में संगुणित हो जाते हैं उन पर राउल्ट का नियम नहीं लागू होता। ठीक है ना। अब अगला यहाँ पे आपका एक प्रश्न है जो कि मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए। ये टास्क है आपको मैं दे रहा हूं, इसका पूरा सोल्यूशन नहीं करूंगा, आपको दे रहे हैं। अब इसके आगे वाला जो पार्ट है मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा, क्योंकि यार जो एक मतलब मेजर पढ़ने का टाइमिंग होता है वो 40 मिनट तक होता है, कि 40 मिनट तक हम लोग मन लगा के पढ़ सकते हैं। उसके ऊपर क्या होता है सर, हमारा दिमाग भागने लगता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में, और इसका मैं प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ एक प्रॉपर वे में, आप पूरा प्लेलिस्ट से पढ़ते चले जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा यूट्यूब से। ठीक है ना। था वाला प्रश्न है, 0.05 मोल लीटर इनवर्स NaOH विलियन के कॉलम का व्यास 2 सेंटीमीटर एवं लंबाई कितना दिया है सर, 10 सेंटीमीटर है। विलियन के कॉलम का वैद्युत प्रतिरोध 5.55 इंटू 10⁻³ ओम ओम है। तो इसकी प्रतिरोधकता, चालकता और मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। इसका सर जी, प्रतिरोधकता, चालकता और मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। ये टास्क मैं आपको दे रहा हूं, ये टास्क मैं आपको दे रहा हूं, आपको इसको सॉल्व करना है। बाकी इसके आगे वाले जितने भी हैं सर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एक एक वीडियो करके संपूर्ण पेपर सॉल्व करेंगे। अब एकदम सिलेक्टेड आने वाले क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा पेपर के थ्रू। तो देन यार सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है अगली वीडियो पाने के लिए, और वीडियो को लाइक करना है, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एसके स्टडी ज्वाइन करिए, और महाभारत बैच जरूर ज्वाइन करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।